हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी का जो पेपर है हमारा, जिसमें आपके सप्रसंग व्याख्या का एक प्रश्न आएगा पूरे 6 नंबर का। एक प्रश्न आपका पद्य भाग से पूछा जाएगा और एक प्रश्न आपका गद्य भाग से पूछा जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे आपका एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कैसे करें। आप बेस्ट से बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा। इस तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में भी अगर आप लिख के आते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। बोर्ड में आपका पूरे 6 नंबर का प्रश्न आएगा एक सप्रसंग व्याख्या का। तो जिस तरीके से, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्स में बच्चे कई सारी गलतियां कर देते हैं, आपको वो गलतियां नहीं करनी है। और जब जो बेस्ट से बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम में लिखनी है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक पद्यांश दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे इसे। पढ़ने के बाद में फिर हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, जिसमें हम संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और विशेष लिखेंगे। तो संदर्भ में क्या लिखना है ये ध्यान रखिएगा, प्रसंग में क्या लिखना है इस बात का भी ध्यान रखना है, और फिर व्याख्या हम करनी है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ इसे, कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो देखो बच्चों, हमने ये एक पद्यांश पढ़ा है और इसकी अपन व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है। आपने देखा होगा कई जगह बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो संदर्भ प्रसंग एक साथ लिख देते हैं, प्रसंग लिख करके, या व्याख्या सीधा ही कर देते हैं। तो ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको गलतियाँ नहीं करनी है। आप सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, और उत्तर लिखने के बाद में फिर आपको लिखना है संदर्भ। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बच्चों की एक आम समस्या ये रहती है कि सर एग्ज़ाम में हम कौन से पेन का यूज़ करें। तो बच्चों, आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। विशेष रूप से लिखने के लिए तो आपको ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, लेकिन आप अपने एग्ज़ाम्स में राइटिंग को सुंदर बनाने के लिए, आप अपनी लेखनी को सुंदर बनाने के लिए और भी दूसरी पेन यूज़ कर सकते हैं। रेड पेन के अलावा लाल पेन आपको यूज़ नहीं करना है। ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। हाईलाइट करने के लिए आप जो है हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, सबसे पहले जब संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ लिख करके आप उसी पेन से या तो इसे अंडरलाइन कर दीजिए या उसे हाईलाइट कर दीजिए। अब ये संदर्भ जो होता है, इसमें दो चीज़ें लिखनी होती हैं। एक तो लिखना होता है हमें उस कविता का नाम, जिस कविता से, जिस पद्य भाग की, जिस कविता से ये पद्यांश लिया गया होता है, और फिर हमें लिखना होता है उसके कवि का नाम। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कवि रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। तो इस तरीके से हमने लिखा कि हमारा ये जो पद्यांश है ये कहाँ से लिया गया है। तो हमने अपनी बुक का नाम लिख दिया आरो भाग 2, और हमने इसे अंडरलाइन कर दिया, और साथ ही साथ हमने इसे दूसरे पेन से लिखा है। तो एग्जामिनर क्या होगा कि एग्जामिनर के पास में बहुत ज़्यादा उस समय प्रेशर रहता है। उसके पास वो मेन पॉइंट्स जो है वो ढूंढता है कि बच्चे ने सही चीज़ लिखी कि नहीं लिखी। तो अगर आप अपने आंसर की महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर हाईलाइट करना चाहें, अगर डायरेक्ट एग्जामिनर की दृष्टि में अगर उसे लाना चाहें, अगर आप वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं और आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, तो निश्चित रूप से आपको मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा। 100 में से 100 नंबर आपको मिलेंगे। तो आपने देखो, अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसको पूरा नहीं पढ़ेगा, आपको लैंग्वेज बना के लिखना है, ध्यान रखना। क्योंकि आप बेस्ट से बेस्ट आंसर लिखेंगे, विशेष करके जो लैंग्वेज होती है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें आपको पूरा सेंटेंस बना करके लिखना है। तो ये एग्जामिनर को पता है कि बच्चे ने सही लिखा है, बट वो 3 चीज़ें इसमें देखेगा, किताब का नाम, कवि का नाम और उस कविता का नाम। और आपने अगर हाईलाइट कर रखा है तो सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है आरो भाग 2 रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज, बस हो गया काम।
ये आपका संदर्भ वाला काम हो गया। एग्जामिनर फट इसको राइट करेगा, इसको राइट करेगा, इसको राइट करेगा, जाएगा नेक्स्ट जो है वो अगले उस पे प्रसंग पे। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है हमने प्रसंग, और दूसरी बात ये भी है कि जैसे जैसे आपने संदर्भ लिखा तो संदर्भ को आपको हाईलाइट कर देना है या अंडरलाइन कर देना है, दोनों में से कोई एक करिएगा। और प्रसंग लिखा है तो उसको भी, क्योंकि वो ढूंढेगा कि भाई संदर्भ है, बिल्कुल है, क्योंकि संदर्भ के अपने अलग नंबर होते हैं, प्रसंग के अपने अलग नंबर होते हैं, और व्याख्या के अपने अलग नंबर होते हैं। तो इस तरीके से सभी के अपने अपने नंबर होते हैं। तो इन्हें आप अंडरलाइन जरूर कर दीजिए या ब्लैक पेन से लिख दीजिए, तो एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाएगा। अब प्रसंग जब हम लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ आप देखेंगे लिखा है कि इस अंश में, मतलब जो अंश हमने अभी पढ़ा है इस कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता का, इस अंश में कवि क्या कहना चाहता है। तो इस अंश में कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला है। बस इतना सा लिखना, और कुछ भी नहीं लिखना है। व्याख्या हमें यहाँ पे नहीं करनी है, व्याख्या हम नेक्स्ट जो व्याख्या वाला भाग है उसमें करेंगे। बस आप इतना लिखिए। और दूसरा क्या है, मेन चीज इसमें यह है कि दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीन कार्यशैली, बस हमारा खास जो कीवर्ड्स है ना वो ये हो गया। तो ये जो कीवर्ड हो गया, इस कीवर्ड को हमने हाईलाइट कर दिया, और मतलब कि इसे ब्लैक भी कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, और साथ ही साथ हमने इसे अंडरलाइन भी कर दिया। तो एग्जामिनर की दृष्टि पूरे वाक्य को न पढ़ के सिर्फ इस पे जाएगी कि एग्जैक्ट बच्चे ने एग्जैक्ट वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है। तो बिल्कुल लिखा है इसमें, यही कवि ने बताया है कि जो दूरदर्शन कर्मी हैं वो संवेदनहीन हो गए हैं, तो उनकी जो कार्यशैली है, संवेदनहीन कार्यशैली, उसका वर्णन जो है वो इसमें किया है। और अब देखो हम एक एक लाइन का जो है वो यहाँ पे व्याख्या करेंगे। तो क्या लिखा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। ये दूरदर्शन वाले कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि हम समर्थ शक्तिवान है, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं। और क्या कहते हैं कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कहाँ पे लाएंगे? अपने स्टूडियो में एक बंद कमरे में, कैमरे के सामने एक अपाहिज व्यक्ति को, एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे, और फिर उससे प्रश्न पूछेंगे, उसका जो अपाहिजपन है, उस अपाहिजपन के बारे में प्रश्न पूछेंगे। क्या कहते हैं? उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? अब सामने दिख रहा है अपाहिज हैं, पर फिर भी कवि ने यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया है कि उनकी संवेदनहीन कार्यशैली का वर्णन किया है। तो प्रश्न ही इस प्रकार के पूछ रहे हैं, तो हमें ये इस प्रकार का वर्णन करना है कि वो उस अपाहिज व्यक्ति से इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, उसके अपाहिजपन को लेकर के भिन्न भिन्न प्रश्न पूछते हैं। क्या कि भाई आप अपाहिज हैं, अच्छा आप अपाहिज क्यों हैं? जैसे कि मानो खुद अपाहिज बना हुआ है ना, अपाहिजपन तो दुख देता होगा, अरे भाई तो दुख नहीं तो क्या सुख थोड़े देता है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। और फिर कहा है कि भाई कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और वो उसको और प्रेशर डालता है बार बार कि भाई तुम बोल दो अपने बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दूरदर्शन का उद्घोषक बताता है कि वह यानी मीडिया है ना, वह यानी क्योंकि वो मीडिया का प्रतिनिधित्व करता है, अत्यंत शक्तिशाली और सामर्थ्यवान है। जैसा कि पहली पंक्ति में कह दिया है कि हम समर्थ शक्तिवान, तो यहाँ पे मीडिया जो है वो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बता रहा है, और साथ ही साथ अपने आप को सामर्थ्यवान बता रहा है। वह अपनी बात को प्रसारित करके दूर तक लोगों को प्रभावित कर सकता है। अब सामर्थ्यवान क्यों है, शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि उसके पास जो साधन है यानी मीडिया, तो मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात को दूर तक पहुंचाएगा। आगे लिखा है कि वह स्टूडियो के एक बंद कमरे में एक कमजोर व्यक्ति को, एक दुर्बल व्यक्ति को बुलाएगा। उस दुर्बल व्यक्ति से कैमरे के सामने पूछेगा। अब देखो यहाँ से वो प्रश्न पूछना शुरू करता है। क्या पूछेगा? क्या आप विकलांग हैं? वह उससे पुनः पूछेगा, आप विकलांग कैसे हो गए? उससे पूछेगा भाई आपकी ये जो परेशानी है इसका कारण क्या है ना, कैसे हुआ सब ये। कोई उत्तर प्राप्त न होने पर उद्घोषक उसको प्रेरित करने के लिए और पूछेगा, क्योंकि अपाहिज व्यक्ति जवाब नहीं दे पाएगा है ना उस अपने अपाहिजपन के बारे में, तो वो और ज़्यादा उसे कूरे देगा है ना, उससे बुलवाने की कोशिश करेगा। क्या कहेगा? आपको विकलांग होने से दुख तो होता है ना, वो खुद ही ऐसे करता है पूछने की। उद्घोषक कैमरामैन से उस दृश्य को बड़ा करके दिखाने को कहेगा। जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे उद्घोषक कहा गया है, और जो कैमरामैन जो सामने कैमरा लेकर के खड़ा है उस कैमरामैन से कहेगा थोड़ा जूम करिए, नज़दीक लाइए कैमरे को, बड़ा कैमरा जो है बड़ा पिक्चर इसका करके, चित्र इसका करके दिखाइए, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सूजी हुई आंखें जैसा हमने कविता में पढ़ा वो दिखाइए। आगे कहा है कि वह उस विकलांग से पुनः पूछेगा, हाँ बताइए आपका दुख क्या है?
जल्दी बताइए, क्योंकि अंत में वो कहता है ना कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। अपने दुख के बारे में बताइए, परंतु वह अपंग व्यक्ति अपने दुख के बारे में कुछ भी नहीं बता पाएगा। तो ये हमने करी है व्याख्या। और बच्चों अंत में आपको लिखना है विशेष, और विशेष में क्या है कि आपको लिखना होता है कि भाई कविता की शैली कैसी है, तो कविता की शैली नाटकीय है। भाषा इसकी कैसी है, बिल्कुल सरल और बोलचाल के शब्दों से युक्त भाषा है, क्योंकि हम पद्यांश पढ़ते ही हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती है ना, बिल्कुल सिंपल बिल्कुल सरल भाषा है। तो इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं बच्चों, तो पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलेंगे, 6 में से 6 नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आधा भी नंबर नहीं कटेगा। इसी तरीके से मैं और भी एग्ज़ाम्स के बारे में आपको कई सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम्स तक हम लगातार आपको तैयारी करवाएंगे, हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं। और ये जो अभी हमने ये जो इसके सप्रसंग जो व्याख्या करी है, ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो हमारा नंबर है 9079622989। एक बार फिर से मैं आपको नंबर नोट करा लेता हूँ, उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। नंबर है 9079622989। बच्चों हमने जो आपका पेपर का जो पैटर्न है, उस पैटर्न की कंप्लीट हम तैयारी कर रहे हैं, और क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर, व्याकरण सारी करते हैं। इसके अलावा हिंदी के अलावा हम इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करते हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स जो आपके मित्र हैं उनके साथ भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को जो है वो अच्छी तरीके से कर सकें। और हमारी लाइव क्लास होती है एवरीडे शाम को। आप लाइव क्लास में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम लिंक शेयर करते हैं लाइव क्लास के, और साथ ही साथ ये जो हमने नंबर भेजा है, उस नंबर पर भी आप मैसेज करके हमारे उस ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट अगली हमारी जो सप्रसंग व्याख्या है लेकर के उसको अपन इस व्याख्या को करेंगे। तो हमने गद्य भाग और पद्य भाग दोनों की व्याख्या करेंगे, और ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, वो सारे भी हम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।